नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वही जो प्रोसेस हम लोग चलाते हुए आ रहे हैं पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, जो पहला यूनिट है उसी का बात कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे जो अधिगम की परिभाषा और विशेषताएँ, और भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो अधिगम जो है यानी लर्निंग, इसका क्या परिभाषा दिया है और इसका विशेषताएं क्या क्या हो सकता है या क्या क्या है। ठीक है, लर्निंग डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे स्मिथ के अनुसार जो अधिगम है, अधिगम की क्या परिभाषा है उसका हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो अधिगम के अनुसार शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। अधिगम क्या है? शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है, वही अधिगम है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अधिगम की निम्नलिखित परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, अलग अलग विद्वान में अलग अलग दिया है, लेकिन इसके अनुसार अगर उसका निष्कर्ष निकाला जाए तो निष्कर्ष निकल कर आता है ये निम्न रूप से 1 नंबर में दिया है। क्या दिया है इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमें याद रहे एग्ज़ाम तक। पहला है क्या? अधिगम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। यह व्यवहार के हर पक्ष को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अधिगम का मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस, बच्चों में, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन अगर हुआ तो अधिगम सफल माना जाएगा या माना जाता है। और यह व्यवहार के हर पक्ष को प्रभावित करता है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसके अंदर अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उनके व्यवहार के हर पक्ष को प्रभावित अवश्य करता हो। अब आगे दूसरा नंबर क्या करें? अधिगम का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। हम लोग पहले ही पढ़े थे कि अधिगम जो है ये नॉलेज गेन करना। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना, याद करना। ठीक है, अनुभव को संगठित करते हैं और परिष्कृत करना, यानी उसे स्वच्छ करना। ये दूसरा है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर क्या करें कि अधिगम प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच में, अधिगम क्या है? प्रेरक। अधिगम है प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच में नवीन संबंध स्थापित करता है। अधिगम प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच में नवीन संबंध स्थापित करता है। ठीक है, यह है अधिगम। चौथा क्या है? चौथा है अधिगम अर्थपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल। ठीक है, कुछ भी बोल दिए, कुछ भी सुन लिया, ऐसा नहीं है। उसका हर एक शब्द का, हर एक वाक्य का उसका कुछ अर्थ होता है। और लक्ष्य निर्देशित यानी गोल डायरेक्शन अगर कहा जाए, मतलब कुछ उसका एम होना चाहिए, कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो सीखने जा रहे हैं, कितना तक हमको क्या चीज़ सीखना है, उसके लिए एक लक्ष्य होता है। ठीक है, ये लक्ष्य होना चाहिए। और ये अधिगम जो है इसीलिए मीनिंगफुल एंड गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अधिगम वातावरण जनित होता है। ठीक है, अधिगम जो है कहीं भी हमको रख दिए कैसे भी होगा, सबका नहीं होता। इसीलिए जो एजुकेशन है या अधिगम जो है, सीखना जो हम जो सीखते हैं वो हमारा पर्यावरण के साथ, हमारे वातावरण, हमारे माहौल किस प्रकार है, हमारे किसके साथ उठना बैठना है, बच्चों का वातावरण अगर सही रहे, वो पढ़ाई के माहौल में अगर रहे तो सभी बच्चे पढ़ने में माहिर हो सकते हैं। तो इसीलिए मतलब वातावरण जो है बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है अधिगम के मामले में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे छठा नंबर में कि अधिगम का अर्थ समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का विकास करना भी माना जा सकता है। अधिगम का अर्थ समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का विकास भी करना भी माना जा सकता है। क्योंकि अगर आपने कुछ सीखा, ठीक है, टीचर ने कुछ सिखाया, बच्चों ने कुछ सीखा, सीखने के बाद उसको अगर अपने आप में इम्प्लीमेंट किया, कुछ प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उसको सही पाया, तो उसका विकास होता है बच्चों में। और विकास जो परिवर्तन करते, जो विकास करते हैं, वो करना ही वो माना जा सकता है अधिगम। क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा, जाना, ठीक है, कुछ नया किया, प्रयोग किया। तो ये इसीलिए अधिगम को ये मतलब विज्ञान में भी माना जाता है। कला और विज्ञान है, दोनों है शिक्षण। तो ये जो है ये अधिगम का अर्थ समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का विकास करना भी माना जा सकता है। इसी
तरह से आगे हम लोग देखेंगे 7वां नंबर में क्या करें कि अधिगम एक क्रियाशील तथा सृजनात्मक पद्धति है। अधिगम क्या है? क्रियाशील, यानी ये क्रियाशील यानी एक्टिविटी, इन्होंने मतलब डायनामिक कह सकते हैं। क्रियाशील मतलब गतिशील, सृजनात्मक पद्धति है, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है ये कभी रुकता नहीं है, चाहे आपका उम्र कोई भी हो, बच्चा से लेकर आपका जीवन के अंत तक आप सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो अधिगम है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जीवन पर्यंत चलती है। और इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में कि 8वां नंबर, 7वां पेज तक हम लोग देख लिए, 7वां नंबर तक देख लिए हैं। अब 8वां नंबर क्या करें कि अधिगम जो है ज्ञान, बोध, संकल्प, शक्ति द्वारा ही संबद्ध है। अधिगम कैसे है? आपने अगर कुछ ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तो आप सीख रहे हैं, आपके अंदर कुछ समझ का विकसित हो रहा है, बोध होना, तो आप सीख रहे हैं। आप अगर कुछ संकल्प शक्ति ले रहे हैं, आपके अंदर अगर कुछ संकल्प शक्ति की विकास हो रहा है तो आप सीख रहे हैं। तो इसी से द्वारा संभव है, किसी और प्रकार से द्वारा यहाँ पर नहीं कहा गया है। लेकिन अगर कहा जाए तो विशेष रूप से यही सब है, और भी आगे कुछ कुछ हो सकते हैं। और अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकताओं में से जागृत होती है। अधिगम की इच्छा कैसे जागृत होती है? व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं, क्योंकि अगर आपको कोई इच्छा है, अगर आप समाज के लिए कुछ आवश्यकता है, तभी आपका अधिगम के लिए इच्छा जागृत होती है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा तभी, क्योंकि आपका हर प्रकार से घुमा फिरा के दे सकता है क्वेश्चन। अगर आप इस चीज़ को समझे रहेंगे कि हाँ किस प्रकार से मतलब इसका इच्छा होती है, व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। ठीक है, 10वां पॉइंट में देखेंगे हम लोग अधिगम सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है। ठीक है, अगर हम कहें कि हम सिर्फ विद्यालय में सीखते, ये ज़रूरी नहीं है, हम कहीं भी सीख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अनौपचारिक शिक्षा जो है, अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाता है। तो अधिगम सार्वभौमिक होता है। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे 11 नंबर में क्या कह रहे हैं कि अधिगम प्रक्रिया में अनेक मानसिक क्रियाएं समावेशित होती है। अधिगम प्रक्रिया में अनेक मानसिक क्रियाएं समावेशित होती है। क्या क्या? निर्देशन, व्याख्या, चयन, अंतर्दृष्टि, सृजन, आलोचना, इन सारी चीज़ें ये होती है आपका अधिगम की परिभाषा में। ये प्रक्रियाएं अधिगम को प्रभावशाली बनाने में सहायक होती है। किस चीज़ को? अधिगम को, लर्निंग को प्रभावशाली, इसी को इफेक्टिव बनाने के लिए सहायक होती है। ठीक है, ये प्रक्रियाएं, कौन सा प्रक्रियाएं? ये अधिगम प्रक्रिया में अनेक मानसिक क्रियाएं समावेशित होती है, जैसे निर्देशन, व्याख्या, चयन, अंतर्दृष्टि, चयन, सृजन, आलोचना। ये प्रक्रियाएं अधिगम को प्रभावशाली बनाने में सहायक होती है, क्योंकि यही सहायता करते हैं। क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन मिला तो आप कुछ सीखेंगे, आपको कुछ लेक्चर दिया गया तो आप सीखेंगे, आपको कुछ सिलेक्शन करके कुछ जानकारी दिया गया तो आप कुछ सीखेंगे। अंतर्दृष्टि से अपनी भावनाओं से कुछ सीख सकते हैं, कुछ सृजन करके कुछ नया क्रिएट करके सीख सकते हैं, कुछ आलोचना करके किसी का मतलब अच्छा या बुराई को अगर आप बता रहे हैं तो ये सभी सीख सकते हैं। तो ये सारी सीखने का प्रोसेस होती है। अधिगम बहुआयामी प्रक्रिया है, क्योंकि आप एक आयामी नहीं है, द्विआयामी नहीं है, ये बहुआयामी प्रक्रिया है, क्योंकि आप कहीं से भी, कहीं किसी भी तरफ से आप सीख सकते हैं। इसीलिए इसका सृजन कुछ प्रमुख धाराओं के इर्द गिर्द होना चाहिए। ठीक है, कुछ विद्वान इसे प्रक्रिया मानते हैं, परिणाम नहीं। कुछ विद्वान इसे प्रक्रिया मानते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रक्रिया, प्रोसेस, लर्निंग इज ए प्रोसेस, नॉट ए रिजल्ट। ठीक है, तो ये परिणाम नहीं, ये प्रक्रिया है। लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सीखना एक प्रोसेस है। ये आपने कुछ सीखा और ये आपने कुछ सीख लिया तो सीख लिया, ये परिणाम नहीं, ये आपने सीखा ना, ये एक प्रोसेस है कि आपने सीखा। और भी कुछ दूसरे तरीके से भी सीख सकते हैं। तो इसीलिए लर्निंग इज ए प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे रचनावादी दृष्टिकोण क्या कहते हैं इस अधिगम के संबंध में। ठीक है, तो उस समय हम लोग जो देखे थे, स्मिथ के अनुसार देखे थे, और भी विभिन्न विद्वानों का जो निष्कर्ष है उसमें कहा गया कि इस प्रकार से अधिगम की परिभाषा हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे रचनावादी दृष्टिकोण यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट
पर्सपेक्टिव, रचनावादी दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव के अनुसार क्या करें कि अधिगम के उद्देश्य संदर्भगत, अधिगम के उद्देश्य संदर्भगत यानी कॉन्टेक्चुअल होते हैं। नव शिक्षार्थी स्वयं अपना अर्थ निकालते हैं। कैसा? इस नव शिक्षार्थी जो है स्वयं अपना अर्थ निकालते हैं, क्योंकि कुछ भी आपने देखे, आपने जो कुछ भी बाहर में देखे, आपने दैनंदिन जीवन में, डेली लाइफ में आपने जो चीज़ देख रहे हैं, अपने आसपास की घटनाओं को अपने अनुसार आपको उससे क्या लाभ है, आपको उससे क्या हानि है, अगर आपने अर्थ निकालते हैं, यह कभी भी 100% निश्चित नहीं किया जा सकता है कि वह वैसा ही सीखेंगे जैसा कि एक शिक्षक चाहता है। पर एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जा सकता है कि शिक्षार्थी द्वारा उस दिशा में प्रयास किया जा सके। तो ये जो चीज़ है कि आप अलग अलग प्रकार से भी सीख सकते हैं, जैसा सिखाया वैसे भी सीख सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर टीचर का जो मोटो, टीचर का जो उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, टीचर का जो उसे सिखाने का पर्पस होना चाहिए कि उसे समझदारी विकसित कर दें, वो अपने आप तरीके को, अपने आप चिंतन को विकसित करके नए नए तरीके से उसे सीखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे भी। तो यही से टीचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि हाँ, उसे एक समझदारी विकसित दे देना चाहिए कि उस चीज़ को कैसे सोचें, बस उसे जानकारी दे देना चाहिए क्या है, वो कैसे है, उसके लिए उसे सोचने के लिए कुछ मतलब अवसर देना चाहिए शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को, तभी जाके उसका जो समझदारी विकसित होता है विद्यार्थी का। तो इसी बात पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अधिगम के उद्देश्य का सार पाठ्यचर्या में भी समाहित होता है। ठीक है, अंत लाइन में देखेंगे अधिगम के उद्देश्य का जो सार पाठ्यचर्या में भी समावेशित होता है। किसमें? पाठ्यचर्या, अधिगम का सार, क्योंकि आपका जो पाठ्यचर्या है वही आपको बताता है कि आपको इस कक्षा में इस कक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसीलिए पाठ्यचर्या हमारे लर्निंग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसी बात पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और शिक्षार्थियों का जो वर्गीकरण है इसे जानेंगे कि किस प्रकार से शिक्षार्थियों का वर्गीकरण किया जाता है और किया गया है। ठीक है, शिक्षार्थियों का वर्गीकरण यानी कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर्स। ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों का वर्गीकरण। शिक्षार्थी किस प्रकार है, कैसा कैसा है, इसको हम लोग जानेंगे। कह रहे हैं कि वैसे तो हम में से हर कोई जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, फिर भी हम किसी न किसी रूप में नव शिक्षार्थी बने रहते हैं। देखिए, हम जीवन पर्यंत सीखते हैं, लेकिन हर चीज़ में हम माहिर हो सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है, और कोई सीख भी नहीं सकता है इतना चीज़ कि हर चीज़ में हो। तो इसीलिए क्या होता है ना, किसी न किसी चीज़, अब जिस समय हम उसको पहली बार करने जाते हैं कुछ नया चीज़, तो उसके लिए हम नव शिक्षार्थी हो गए, एक नया विद्यार्थी हो गए। तो अतीत में क्या कह रहे हैं कि अतीत में नेट परीक्षा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई सवाल पूछे गए हैं। अतीत में नेट परीक्षा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, यानी पहले के जो परीक्षा हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, नेट का जो क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कई सवाल पूछे गए हैं। किससे? इन्हीं सब चीज़ से, नव शिक्षार्थी, नव विद्यार्थी से संबंधित। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी चीज़ वर्णन किया गया है। ठीक है, और आप सभी को बता दूं कि ये जो पुस्तक है ये KVS मदान सर की पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, KVS मदान सर की पुस्तक से ये जो आप लोग देख रहे हैं, तो अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पढ़ सकते हैं उसी पुस्तक से। अगर आप नहीं है तो आप इस वीडियो को देखिए अच्छे तरीके से। आपको पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियो मेरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से शिक्षार्थियों के विभिन्न आधारों, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, शिक्षार्थियों के विभिन्न आधारों, इस चीज़ को देखेंगे। शिक्षार्थियों को विभिन्न आधारों पर 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। शिक्षार्थियों के विभिन्न आधार, जो हम लोग बात कर रहे थे कि नव शिक्षार्थी और जो वयस्क शिक्षार्थी अगर बात करें, ठीक है, यानी वही हम अगर देखें तो यहाँ पर बात किए थे हम लोग कि शिक्षार्थी दो प्रकार के। ठीक है, क्या क्या शिक्षार्थी?
हाँ, यहाँ पर नव शिक्षार्थी बने रहते हैं अतीत में। हाँ, मतलब जो भी शिक्षार्थी है उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर शिक्षार्थियों को विभिन्न आधारों पर 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से 4 है। ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र क्या कहते हैं, जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। आपका जो जीवन है, आप ये भली बात ही समझते होंगे अगर आप इससे पढ़े हैं तो आप इस चीज़ को कि जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। क्या क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होगा अगर आपने इससे पहले अच्छी तरह से पढ़ें तो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप इसे जान लीजिए कि 4 प्रकार से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आपके जो जीवन को 4 अवस्थाओं विभाजित किया गया, बांटा गया है, कुछ भी बोल सकते हैं। जीवन के प्रथम 25 वर्ष अर्थात ब्रह्मचर्य में व्यतीत शरीर, मन, बुद्धि के विकास में लगाता है। ब्रह्मचर्य यानी आपके उस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है, यानी आपको सिर्फ शिक्षा यानी मन, बुद्धि और शरीर के विकास में आपको लगाता है। इसीलिए इसी चीज़ को ब्रह्मचर्य कहा जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन। ठीक है, अब आगे आते हैं कि शिक्षार्थी निर्देशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाने में सहायता करते हैं। शिक्षार्थी निर्देशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाने में सहायता करते हैं जो प्रशिक्षण या निर्देशनात्मक निर्णयों के लिए प्रासंगिक है। सामाजिक कारकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित में सम्मिलित किया जा सकता है। सामाजिक कारकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित में सम्मिलित किया जा सकता है। निम्नलिखित क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित सबसे पहला है अवस्था और परिपक्वता के स्तर। सामाजिक कारकों को किसमें सम्मिलित किया जाएगा? अवस्था और परिपक्वता को। आपका जो स्टेज है, आपका जो अवस्था है, आपका अवस्था जो सिचुएशन आ गया है उसमें आपका परिपक्वता के स्तर, आपका जो मैच्योरिटी का लेवल है, ठीक है, मैच्योरिटी का जो लेवल है उसमें देखा जाएगा सामाजिक कारक को। विषय के प्रति मनोदृष्टि एवं प्रेरणा, आपने किसी भी काम के लिए आपका मतलब कुछ भी विषय के लिए आपका किस प्रकार का एटीट्यूड है, आपका किस प्रकार के मोटिवेशन है, ठीक है, इस चीज़ को देखा जाता है सामाजिक कारकों के। आप जो समाज में आप जो मतलब बढ़ रहे हैं, समाज में पल रहे हैं, समाज के प्रति आपका जो परिपक्वता का स्तर है वो कैसा है, आप समाज में किस प्रकार से ढल पा रहे हैं, या किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, या किसी के साथ आप मतलब सामंजस्य बनाकर आप उसमें साथ में रह रहे हैं, या आपका एटीट्यूड क्या है, आप उससे क्या प्रेरणा लेते हैं, ठीक है, आप समाज से क्या प्रेरणा लेते हैं, ये चीज़ है आपका सामाजिक कारक। तीसरा कारक क्या है? तीसरा कारक है व्यावसायिक अपेक्षाएं या आकांक्षाएं। व्यावसायिक, आपको अपेक्षाएं अपेक्षाएं होती क्या, ऐसा मुझे मिलना चाहिए या ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, और आकांक्षाएं, ठीक है, आपको कुछ इच्छाएं होती है कि मुझे ये मतलब मुझे ये मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ, ठीक है, या मुझ में ये होना चाहिए, या हो जाए तो कैसा होगा। इसके अलावा और भी विशेष प्रतिभा, आपके अंदर कुछ जो प्रतिभा रहते हैं ये आपका सामाजिक कारक सम्मिलित किया जाता है। यांत्रिक निपुणता यानी मैकेनिकल डेक्स्टरिटी, मैकेनिकल डेक्स्टरिटी। छठा में आते विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता। आपका जो पर्यावरण में परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता जो विकसित होती है, इसे भी सामाजिक कारकों में मुख्य रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद। और आप सभी से निवेदन है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो को अच्छी तरह से आप मतलब देखने में कोई चूक ना हो जाए। और लाइक शेयर अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।